सभी साथियों को राम राम। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिटेल थ्योरी। तो साथियों, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, किसके साथ? फुली डिटेल के साथ। तो साथियों, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिटेल थ्योरी। तो इससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को करने से पहले, इस क्लास को अटेंड करने से पहले, यानी जो हमारी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो हमारी पहले वाली क्लास है, यानी हमारी जो बेसिक की क्लास है, तो सबसे पहले साथी उस बेसिक की क्लास को अटेंड करें। और बेसिक की क्लास के बाद ही इस जो डिटेल थ्योरी, किस चीज़ की? ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो डिटेल थ्योरी है, इस डिटेल थ्योरी की क्लास को बाद में अटेंड करें। इससे पहले जो है आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो बेसिक की क्लास है, सबसे पहले आप जा करके जो पहले वाली अपनी क्लास है उसे अटेंड करें। क्योंकि साथियों, इस चैप्टर में जो नए कंसेप्ट रहने वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और जो रिपीटेड हैं, रिपीटेड माने जो पहले से बेसिक में आपको करवा रखा है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, उस यानी उन टॉपिक्स को, उन कंसेप्ट को ज़्यादा डिटेल में स्टडी ना करके जो हमारे नए टॉपिक हैं, इन नए टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी इस चैप्टर में किया जाएगा। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा लेंथी है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट जो है हम डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो साथियों, फर्स्ट है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, जो विद्युत का उत्पादन है, वो कितने पे होता है? 11 kV पे होता है। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं। अब जो विद्युत उत्पादन है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है भाई अल्टरनेटर के द्वारा। किसके द्वारा? अल्टरनेटर के द्वारा किसका किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है। और कितनी वोल्टेज लेवल पे किया जाता है? 11 kV वोल्टेज लेवल पे किया जाता है। तो साथियों, जो ये 11 kV है, ये क्या है? ये वोल्टेज का लेवल है। अब वो जनरेशन कितनी कर रहा है? जनरेशन करता है भाई वो किलोवाट या फिर मेगावाट में। तो जनरेशन ये क्या है? ये कंजप्शन है। कंजप्शन माने यूनिट है, जितनी यूनिट वो पैदा कर रहा है एक तरीके से। और ये क्या है? 11 kV क्या है? 11 kV उसका वोल्टेज स्टैंडर्ड है साथियों। तो नेक्स्ट है कि अब जो विद्युत उत्पादन है वो अल्टरनेटर के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहां एक पॉइंट आता है कि इस अल्टरनेटर को जो मूव करवाने के तरीके हैं, जो घुमाने के तरीके हैं साथियों, वो हमारे अलग अलग प्रकार के मेथड हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे जो हैं थर्मल, उसी टाइप से जो है हमारे जो पावर प्लांट हैं, पावर प्लांट बनाए जाते हैं। किसके हिसाब से? जिस मेथड के हिसाब से अल्टरनेटर को घुमाना हो। जैसे पहला है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल, और जो हमारा एटॉमिक पावर प्लांट है। तो अब इसमें क्या हो रहा है? देखो, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल में क्या किया जा रहा है कि कोयले के द्वारा पानी की भाप बनाई जा रही है, स्टीम बनाई जा रही है। और उस स्टीम से क्या किया जा रहा है? स्टीम को जो हमारी टरबाइन है, टरबाइन के ऊपर एक मतलब फुली प्रेशर के साथ उसका टकराव होता है। तो जिससे क्या है? हमारी टरबाइन घूमती है, और टरबाइन के साथ हमारा क्या अटैच होता है? हमारा अल्टरनेटर अटैच होता है। टरबाइन के साथ क्या अटैच होता है? हमारा अल्टरनेटर अटैच होता है। तो अब हमने क्या किया? तीनों ही मेथड में हमने टरबाइन को घुमाया है। तो पहले क्या है? जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में हम टरबाइन को घुमा रहे हैं। किसके द्वारा? भाप के द्वारा। भाप कैसे बनाई है? पानी को हमने गर्म करके, बॉयलर करके भट्टी से, तो उस प्रकार से हमने टरबाइन को घुमाया है। दूसरा मेथड आता है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट, मतलब जिसमें हाइड्रो माने पानी से क्या किया जाता है? एक ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है। किसके ऊपर? टरबाइन के ऊपर। तो टरबाइन किससे अटैच है? अल्टरनेटर से। तो अल्टरनेटर क्या कर रहा है? हमारी सप्लाई पैदा कर रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट है, कम पावर के लिए प्रयोग किया जाता है डीजल पावर प्लांट।
ठीक है। अब जो डीजल इंजन से जो हमारे प्लांट होते हैं, डीजल इंजन के जो हमारे प्लांट होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, टरबाइन को कह लो या फिर डायरेक्ट अल्टरनेटर को कह लो, घुमाया जाता है किसके द्वारा, किसी डीजल इंजन के द्वारा। तो अब यहां जो फ्यूल का काम करेगी, यहां फ्यूल का काम करेगा हमारा डीजल, यहां फ्यूल का काम कर रहा है डीजल, और यहां फ्यूल का काम कर रहा था वाटर, और यहां फ्यूल का काम कर तो स्टीम रही है, लेकिन स्टीम किससे काम कर रही है, स्टीम काम कर रही है कोयले से। तो कोयला क्या है हमारा, इसमें ईंधन के रूप में काम आता है। कौन से पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में। तो इस प्रकार से ये हमारे 4 प्रकार के थर्मल पावर प्लांट हैं। डीजल के बाद आता है हमारा एटॉमिक पावर प्लांट। अब एटॉमिक पावर प्लांट में क्या होता है, एटॉमिक रिएक्शन के द्वारा एक लार्ज अमाउंट में हीट पैदा की जाती है। उस लार्ज अमाउंट से पैदा की गई हीट को से क्या किया जाता है, वाटर को किसमें, स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, और उस स्टीम को किसके ऊपर गिराया जाता है, टरबाइन के ऊपर। अब क्या है, थर्मल में और एटॉमिक में फर्क क्या है, दोनों ही केस में पानी से भाप बनाई जाती है, लेकिन फर्क क्या है साथियों, यहां थर्मल में तो भाप बनाने के लिए आप क्या प्रयोग कर रहे हो, कोयला प्रयोग कर रहे हो। क्या प्रयोग करते हो, कोयला प्रयोग करते हो। लेकिन एटॉमिक पावर प्लांट में एटॉमिक रिएक्शन के द्वारा लार्ज अमाउंट में हीट पैदा करके आप क्या कर रहे हो, मतलब बहुत सारी हीट पैदा करके उससे आप पानी को गर्म कर रहे हो, और पानी को गर्म करके किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आप उसे हीट में माने स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इस प्रकार से हमारे जो ये 4 प्रकार के पावर प्लांट हैं। अब इनके मेथड, इनके तरीके को थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे क्या है, अब सभी के जो है ना, सभी के इन्होंने मतलब मेथड दे रखे हैं। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग इस टेबल में से एक ना एक क्वेश्चन मतलब जो एग्जाम में है लगभग कंफर्म रहता है। तो अब क्या है, प्रारंभिक लागत। प्रारंभिक लागत में क्या है कि जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट बनाना है, तो भाई इसके मुकाबले इसमें खर्च थोड़ा कम रहता है। लेकिन अगर आपने हाइड्रो बनाना है, तो हाइड्रो के लिए आपको बहुत ऊंचे ऊंचे डैम बनाने पड़ेंगे भाई। तो डैम बनाने पड़ेंगे, तो उसका जो है यानी एक तरीके से जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज्यादा रहता है। अब डीजल वाले में क्या होता है, बहुत निम्न होता है कि आपने एक इंजन ही लेकर के आना है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। और एटॉमिक वाले में नीचे जो है जमीन में काफी हद तक इसको अंडरग्राउंड टाइप सेटअप किया जाता है, तो इसका खर्च भी इनिशियल स्टेज का बहुत ज्यादा होता है। उसी प्रकार से प्रचालन लागत, प्रचालन लागत होती है साथियों जो रनिंग कॉस्ट होता है। अब रनिंग कॉस्ट में थर्मल में क्या है, कोयले का खर्च है, पानी चाहिए आपको, और इस तरीके से कोयले के ट्रांसपोर्ट का खर्चा है। लेकिन हाइड्रो में क्या है, हाइड्रो में सिर्फ डैम बनाने की दिक्कत है, बाद में तो वो पानी का फ्लो है, इसमें जो है जो आपका रनिंग कॉस्ट है वो कम रहता है। डीजल वाले में डीजल कॉस्टली होता है, इसलिए आपको खर्चा ज्यादा लगता है। अब एटॉमिक वाले में क्या है, आपको यूरेनियम तो आपने लेकर के आना है जो आप फ्यूल के रूप में प्रयोग कर रहे हो, लेकिन बात है कि उसका ट्रांसपोर्ट खर्चा आपको कम लगेगा, क्योंकि कोयला लेकर के आने के लिए तो आपको पूरी की पूरी 2 से 3 ट्रेन एक ही थर्मल पावर प्लांट में हर रोज खपत होती है। लेकिन उसके मुकाबले यूरेनियम तो जो है आपको केजी में मिल जाता है, जितना काम आपकी कम से कम 1 या 2 ट्रेन करती हैं। तो इसी प्रकार से भाप वाले में प्रदूषण होता है, जल वाले में कोई प्रदूषण नहीं होता, डीजल वाले में भी पोल्यूशन होता है भाई, और एटॉमिक वाले में पोल्यूशन कम होता है, किसी प्रकार की कोई राख या इस तरीके से नहीं होता भाई। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे थर्मल जो ये हमारे पावर प्लांट हैं उनकी क्लासिफिकेशन इस तरीके से की गई है। ये चीजें सारी याद रखने की हैं कि इनकी एज कितनी है और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। अब एफिशिएंसी क्या है कि जो हमारा थर्मल है, अब भाई थर्मल में तो आप एक तरीके से 30 से 35% ही आपको आउटपुट मिलती है, क्योंकि उसमें स्मोक भी हो रहा है, डस्ट भी हो रही है, आउटपुट फुली जो है आपको नहीं मिल पा रही। लेकिन हाइड्रो वाले में क्या होता है, आपको पूरा का पूरा आउटपुट मिलता है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये टेबल थी ये किस चीज की थी भाई, जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं ये उनकी टेबल थी। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं
हमारे हाइड्रो पावर प्लांट को। अब हाइड्रो पावर प्लांट में क्या किया, रिजर्वॉयर में हमने क्या किया, रिजर्वॉयर में हमने पानी को इकट्ठा किया है। अब पानी को इकट्ठा करके यहां रोक के लिए क्या बना दिया, एक डैम बना दिया, ठीक है। अब वाटर कैरिंग, यहां वाटर को कैरी करने के लिए हम क्या है, एक पाइप लगा रहे हैं। इस पाइप को क्या कहते हैं, पेनस्टॉक कहते हैं। तो ये पाइप, इस पेनस्टॉक के द्वारा, इस पाइप के द्वारा पानी जो है सीधा आकर के किस पे गिर रहा है, आपकी टरबाइन के ऊपर गिर रहा है। और टरबाइन से क्या जुड़ा हुआ है, आपका अल्टरनेटर जुड़ा हुआ है। और अल्टरनेटर में क्या है, सप्लाई पैदा हो रही है, वो ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप करके आपकी इस ट्रांसमिशन लाइन को बाहर भेज देती है। तो इस प्रकार से हमारा क्या काम करता है, हाइड्रो पावर प्लांट काम करता है। तो यानी ये मैंने आपको एक तरीके से मोटे तौर पे इसका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है। आगे आगे जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे कि जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो आगे मैंने सारी की सारी क्लियर कर रखी हैं साथियों। नेक्स्ट है, अब है भाई थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट में क्या है, थर्मल पावर प्लांट में साथियों थोड़ा मैंने कोशिश की है कि डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से दिखे आपको। तो अब थर्मल पावर प्लांट में क्या हो रहा है साथियों कि अल्टरनेटर है आपका, ये आपकी टरबाइन है, ये कपलिंग हो रखी है, और ये मेन वॉल्व है जिससे टरबाइन के ऊपर स्टीम आएगी। ये आपका सुपर हीटर है, और सुपर हीटर से स्टीम किधर से आ रही है, बॉयलर में से, बॉयलर माने भट्टी में से। अब बॉयलर को क्या दिया जा रहा है, इकोनोमाइजर के द्वारा, यानी ये हमारा इकोनोमाइजर है, इकोनोमाइजर के द्वारा इसको पानी दिया जा रहा है। ये पानी क्या कर रहा है, ये पहले ये बॉयलर चल कैसे रहा है, इस बॉयलर को यहां से कोयला फीड किया जा रहा है, कोल स्टोरेज, कोल हैंडलिंग प्लांट। यहाँ तो आपका स्टोरेज कर रखा है, और यहाँ कोयले की छटनी करना, सफाई करना, तो उसको बारीक करना, तो ये प्रोसेस होते हैं। तो उसको बाद में उस कोयले को तैयार करके कहाँ डाला जाता है, भट्टी में डाला जाता है, बॉयलर में डाला जाता है। अब बॉयलर से हीट पैदा होती है, वो हीट क्या करती है, इसके अंदर इकोनोमाइजर से आए हुए पानी को क्या करती है, स्टीम में कन्वर्ट करती है। आगे स्टीम जाती है सुपर हीटर में, सुपर हीटर उसके प्रेशर को और उसके तापमान को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो क्या है, आगे टरबाइन पे गिरती है, टरबाइन रोटेट होती है, टरबाइन से घूमता है हमारा अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर इस तरीके से यहाँ आपकी सप्लाई को पैदा करता है। तो इस प्रकार से अब जब जो ये टरबाइन के ऊपर स्टीम गिरी, तो ये स्टीम यूज होने के बाद ये बूंद बूंद करके नीचे गिरने लगती है, फिर आती है ये यहाँ कंडेंसर में। तो कंडेंसर क्या करता है, इसको वापसी जो है वाटर के रूप में कन्वर्ट कर देता है, वाटर के रूप में कन्वर्ट करके इसको ठंडा ना, यानी इसको पूरे तरीके से ठंडा नहीं होने देता, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जो हमारी स्टीम है, स्टीम को हॉट वाटर में कन्वर्ट करके रिसाइकलिंग के रूप में फिर से फीड कर देता है, किसको, इकोनोमाइजर को। अब इकोनोमाइजर क्या है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए वापसी बॉयलर में गर्म पानी दे देता है, जिससे क्या है, बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक तो ये है कि इस पानी को आप ठंडा करो, और ठंडा करके वापसी इसको इकोनोमाइजर के द्वारा बॉयलर को दोगे, तो उससे क्या होगा साथियों, उससे बॉयलर की एफिशिएंसी कम होएगी, क्योंकि एक तो बॉयलर को बिल्कुल ठंडा पानी मिले, फिर उसकी एनर्जी वेस्ट हो उसको गर्म करने में, फिर एनर्जी लगे उसको हीट में, यानी उसको स्टीम में कन्वर्ट करने में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या है कि अगर डायरेक्ट उसको गर्म पानी मिल रहा है, तो उसका जो है कम फ्यूल खर्च हो रहा है, उसको किस में कन्वर्ट करने में, स्टीम में कन्वर्ट करने में। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है डायग्राम था किसका, थर्मल पावर प्लांट का। तो इस अब नेक्स्ट है साथियों एटॉमिक पावर प्लांट। अब एटॉमिक पावर प्लांट में क्या हो रहा है कि जो हीट पैदा की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, यूरेनियम के द्वारा। किसके द्वारा, यूरेनियम 235, यानी अलग अलग मटेरियल जो है मैंने आगे डिटेल में लिख रखे हैं, तो वो प्रयोग होते हैं, वो एटॉमिक रिएक्शन होता है, एटॉमिक रिएक्शन से हीट पैदा होती है, वो हीट जाती है बॉयलर में, बॉयलर जिससे क्या है, बॉयलर का जो टेम्परेचर है
वो हाई हो जाता है, जिससे क्या है जो हमारा वाटर है, वाटर किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम में, और स्टीम को दिया जाता है टरबाइन पे, और टरबाइन से घूमता है हमारा अल्टरनेटर, और वही स्टीम रिवर्स होके कंडेंसर के द्वारा वापसी फिर वही वाटर जो है रोटेट होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे 3 थर्मल पावर प्लांट हमने डिस्कशन किए हैं, और चौथा जो है हमारा वो है हमारा डीजल इंजन पावर प्लांट। तो इसके बारे में आप जानते हो कि ये डायरेक्ट इंजन के द्वारा, जो हम डोमेस्टिक में भी यूज करते हैं, तो इंजन के द्वारा इसका जनरेशन किया जाता है। तो नेक्स्ट है साथियों, जिस प्लांट में टरबाइन के ऊपर पानी गिराया जाता है जिससे टरबाइन में यांत्रिक ऊर्जा पैदा होती है, उस यांत्रिक ऊर्जा से अल्टरनेटर को घुमाया जाता है। यानी जहां टरबाइन पानी के बहाव से घुमाई जाती है, यांत्रिक ऊर्जा पैदा की जाती है, वो होता है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। क्या होता है साथियों, हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। नेक्स्ट है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या है भाई, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, यानी ये नेशनल की एक बहुत बड़ी कंपनी है, नेशनल लेवल की बहुत बड़ी कंपनी है, जो क्या है बहुत सारे जो है हमारे नेशनल थर्मल पावर प्लांट है उनकी एक कॉर्पोरेशन है, उनका एक तरीके से बहुत बड़ा ये एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है। तो नेक्स्ट है साथियों, थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहले पानी से भाप बनाई जाती है, और फिर उसे भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है, और फिर टरबाइन से अल्टरनेटर को घुमाया जाता है। यानी मैंने हर कंसेप्ट की बहुत ही सिंपल से सिंपल डेफिनेशन देने की साथियों मैंने कोशिश की है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है डीजल इंजन पावर प्लांट। अब जो हमारे डीजल इंजन पावर प्लांट है उनकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 0.5 kVA से 110 kVA तक के स्थापित किए जाते हैं। तो डीजल इंजन जो है हमारे, ये अधिकतर किसके लिए किए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पर्पज के लिए किए जाते हैं। तो नेक्स्ट है अल्टरनेटर के द्वारा 11 kV को हाई वोल्टेज लेवल के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। किसमें किया जाता है भाई, 400 kV में, 220 kV में, 132 kV में, 66 kV में और 765 kV तक क्या किया जाता है, हाई वोल्टेज लेवल पे ट्रांसमिट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन क्यों किया जाता है, कि जहां वोल्टेज हाई होती है वहां करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, करंट की वैल्यू लो हो जाती है। तो करंट की वैल्यू लो है तो हीट भी कम पैदा होगी, अगर हीट कम पैदा होगी तो लाइन लॉसेज भी कम होंगे। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड के बीच में, या कह लें कि फुल लोड टू नील लोड में जो वोल्टेज की गिरावट होती है वो भी कम रहेगी अगर आप हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करोगे। दूसरा, चालक का साइज कम किस केस में रखा जाता है, जब उस चालक में से गुजरने वाली करंट की कैपेसिटी क्या हो, कम हो। अगर वोल्टेज को हाई करते हो तो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर करंट कम होएगा तो चालक का साइज भी है कम होगा। दूसरा, स्थापना लागत भी कम रहती है, लाइन की एफिशिएंसी भी अधिक हो जाती है। तो नेक्स्ट है, थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में कोयला प्रयोग किया जाता है जिसका ऊष्मीयमान कितना है, 1 किलो कैलोरी केजी में उसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है पीट कोयला। अब जो हमारे अलग अलग प्रकार का जो कोयला प्रयोग किया जाता है, या हमारा जो अलग अलग प्रकार के जो कोयला हैं उनके बारे में डिस्कशन की जाएगी कि पीट जो कोयला है उसमें क्या है, कार्बन कितनी होती है, 60% होता है। पीट कोयले में कार्बन कितना होता है, 60% होता है। नेक्स्ट है, पीट कोयले में नमी सबसे अधिक होती है। नमी अगर इस कोयले में, पीट कोयले में अगर नमी सबसे अधिक है तो इसका मतलब ये क्या है, निम्न किस्म का कोयला है। इसमें ऊष्मा तो मतलब कम बनेगी, ठीक है, हीट तो कम बनेगी, लेकिन इसकी जो राख है, राख अधिक बनेगी। तो इस प्रकार से ये डिस्कशन किसके बारे में की है, हमने पीट कोयले के बारे में की है, जो एक निम्न किस्म का कोयला है। नेक्स्ट है, भारत में लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक पाया जाता है।
इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, इसमें है भाई 60 से 70%। इसके बाद है ब्यूटामिन कोयला। ब्यूटामिन कोयले को कुकिंग कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 77% से 87% के बीच होती है। और नेक्स्ट है सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, इसमें होती है भाई 85% से अधिक। तो साथियों कोयले के बारे में हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में अलग अलग प्रकार का जो है हमारा कोयला प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बॉयलर क्या चीज है। अब देखो जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं उनमें बॉयलर का एक तरीके से मेन रोल रहता है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम पानी को गर्म करके किसमें भाप के रूप में बदला जाता है, किसके द्वारा, बॉयलर के द्वारा। नेक्स्ट है सुपर हीटर क्या चीज है भाई, जब बॉयलर के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा में नमी को खत्म करने के लिए उसके तापमान को बढ़ाना पड़ता है, तो वो किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, सुपर हीटर के द्वारा बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है इकोनोमाइजर। अब इकोनोमाइजर क्या चीज है, जो बॉयलर को वाटर फीड करता है, यानी यह फीड वाटर पंप से आने वाले पानी को गर्म करता है और बॉयलर में देता है, जिससे बॉयलर की दक्षता में वृद्धि होती है। ये चीज मैंने आपको डायग्राम में बताई थी कि जो बॉयलर को पानी दिया जाता है उसको डायरेक्ट ठंडा पानी ना दे करके उसको पहले गर्म किया जाता है। गर्म किसके द्वारा किया जाता है, इकोनोमाइजर के द्वारा किया जाता है। मतलब उसके टेम्परेचर को हाई करने के बाद फिर बॉयलर में दिया जाता है, ताकि बॉयलर को ज्यादा एक तरीके से एनर्जी कंजप्शन ना करना पड़े उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में। नेक्स्ट है कंडेंसर। यह टरबाइन से आने वाली गर्म भाप को द्रव में, जैसे स्टीम पैदा हुई, टरबाइन से टकराई, टरबाइन रोटेट होगी, रोटेट होने के बाद आगे एक स्टीम वॉल होती है, स्टीम वॉल से टकरा करके वो वापसी बूंद बूंद करके जो है वापसी नीचे की तरफ आती है। और जब कंडेंसर क्या करता है, टरबाइन से आने वाली गर्म भाप को वापसी लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है कूलिंग टावर। कंडेंसर से प्राप्त गर्म पानी को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कूलिंग टावर का प्रयोग किया जाता है। और कूलिंग टावर से उठा करके पानी को किसमें दिया जाता है भाई, वापसी वापसी दिया जाता है इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर उसका टेम्परेचर फिर से हाई कर देता है और जिससे क्या है उसको बॉयलर में वापसी फीड किया जाता है। नेक्स्ट है टरबाइन अल्टरनेटर के लिए प्राइम मूवर का काम करती है। तो टरबाइन क्या करती है, अल्टरनेटर के लिए प्राइम मूवर का काम करती है। तो नेक्स्ट है टरबाइन की रेटिंग। टरबाइन की रेटिंग एचपी में ली जाती है भाई, जैसे मोटरों की क्षमता भी किसमें नापी जाती है, एचपी में। उसी प्रकार से जो टरबाइन प्रयोग की जाती है अल्टरनेटर को घुमाने के लिए, उनकी भी जो है क्षमता किसमें नापी जाती है, एचपी में उसकी रेटिंग ली जाती है। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर की। सर्किट ब्रेकर की जो दक्षता है वो एमवीए में ली जाती है। तो यानी जो हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं उनकी जब कैपेसिटी डिसाइडेड होती है वो भी किसकी तरह होती है, ट्रांसफार्मर की तरह। जैसे ट्रांसफार्मर केवीए एमवीए में होते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे जो सर्किट ब्रेकर हैं वो भी एमवीए में होते हैं। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर के प्रकार। तो सर्किट ब्रेकर के प्रकार में सबसे पहले है एयर सर्किट ब्रेकर। तो एयर सर्किट ब्रेकर में क्या किया जा रहा है भाई, जो हमारे कॉन्टेक्टर हैं, जो हमारे 3 फेज सप्लाई के कॉन्टेक्टर हैं, उन कॉन्टेक्टर को जब अलग किया जाता है या उनको जोड़ा जाता है, यानी ऑन या ऑफ किया जाता है, तो उस केस में क्या होता है भाई, ऑन ऑफ करने की स्थिति में इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा स्पार्किंग पैदा होती है, हीट पैदा होती है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम किसी नंगी वायर को डायरेक्ट सप्लाई के साथ अटैच करते हैं घरों में भी, तो उसमें भी क्या होता है, उस पॉइंट पे स्पार्किंग पैदा होती है। लेकिन घरों में वोल्टेज लेवल कम होता है। लेकिन भाई
जो लाइनें हमारी 11 केवी, 33 केवी, 132 केवी की जो लाइनें आती हैं, वहां जब सर्किट को कनेक्ट डिस्कनेक्ट किया जाता है तो लार्ज अमाउंट में स्पार्किंग पैदा होती है। अब इस स्पार्किंग को खत्म करने के लिए एक एयर पिस्टन लगा दी जाती है। वो क्या करती है, जैसे ही ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के दौरान यहाँ क्या करती है, एक लार्ज अमाउंट में जो है ना एयर प्रेशर देती है, जिससे क्या है, इसके बीच पैदा होने वाली स्पार्किंग खत्म हो जाती है। अब जितने भी प्रकार के हमारे सर्किट ब्रेकर हैं, सब में जो क्या किया जा रहा है, पैदा होने वाली स्पार्किंग को खत्म किया जा रहा है। तो फर्स्ट में एयर के द्वारा, और सेकंड में क्या किया कि पूरे के पूरे जो हमारे कॉन्टेक्टर हैं, इनको एक चैम्बर में डाल दिया और चैम्बर को इंसुलेटिंग ऑयल से फिलअप कर दिया। क्या कर दिया, इंसुलेटिंग ऑयल से फिलअप कर दिया। तो अब ये जो इंसुलेटिंग ऑयल है, ये क्या करेगा, पैदा होने वाली आर्क को इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी के साथ खत्म कर देगा। तो नेक्स्ट है वैक्यूम। वैक्यूम माने वीसीबी। तो वीसीबी में क्या होता है कि एक ट्यूब होती है, ट्यूब सेट की जाती है ट्यूब सेट की जाती है। तो इस ट्यूब को क्या है, निर्वात रखा जाता है, वैक्यूम रखा जाता है। वैक्यूम रखने से क्या होता है कि जब किसी वैक्यूम ट्यूब में कॉन्टैक्टर को ऑन या ऑफ किया जाता है, वैक्यूम ट्यूब में कॉन्टैक्टर को ऑन या ऑफ किया जाता है, तो उस केस में क्या होता है भाई, उस केस में स्पार्किंग पैदा नहीं होती, क्योंकि जो एयर गैप होता है, एयर गैप ही स्पार्किंग पैदा करवाता है। अगर उस चैम्बर में एयर ही ना रखें आप, तो कॉन्टैक्टर को जिस भी तरीके से आप ऑन ऑफ करते रहें, किसी प्रकार की कोई स्पार्किंग पैदा नहीं होगी। तो वैक्यूम में हमने क्या किया, जो कॉन्टैक्टरों के बीच जो एयर गैप था, और यानी जो एयर थी, उस एयर को हमने खत्म कर दिया, जिससे स्पार्किंग खत्म होगी। अब क्या है कि जो हमारे हाई वोल्टेज लेवल के जो ब्रेकर हैं 132 220 के, वहां प्रयोग क्या होता है, SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 क्या है, एक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी की और हाई मेल्टिंग पॉइंट की एक गैस है, वो प्रयोग की जाती है इन कॉन्टैक्टर्स के बीच। जैसे हमने यहाँ एक ऑयल प्रयोग किया था, इंसुलेटिंग ऑयल, और उसी प्रकार से अब SF6 हम गैस प्रयोग कर रहे हैं। एक चैम्बर है, उस चैम्बर के बीच हमने क्या किया, कॉन्टैक्टर रख दिए हमारे, और ये हमने कॉन्टैक्टर रख दिए, और इसमें पूरी की पूरी हमने क्या भर दी, गैस भर दी। तो अब इस गैस फिल्ड चैम्बर के बीच जब कॉन्टैक्टर ऑन या ऑफ होंगे, तो किसी प्रकार की कोई स्पार्किंग पैदा नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये हमारे अलग अलग प्रकार के सर्किट ब्रेकर हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है सर्किट को ऑन ऑफ करना। किस कंडीशन में, दो कंडीशन में। कौन कौन सी, एक तो नॉर्मल कंडीशन में ऑन ऑफ करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हो, दूसरा भाई एब नॉर्मल कंडीशन में, यानी फॉल्ट की कंडीशन में भी ये जो है काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी घरों में लगी हुई MCB। अब MCB क्या कर रही है, MCB भाई नॉर्मल केस में तो आप MCB डाउन करके आप आइसोलेटर की तरह भी उसे प्रयोग कर सकते हो, और जब घर में कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट के केस में MCB ऑटोमेटिक ट्रिप होती है। तो उसी प्रकार से हमारे ये चारों के चारों सर्किट ब्रेकर हैं, ये प्रयोग किए जाते हैं। ये पावर हाउस में इनका प्रयोग किया जाता है सर्किट को नॉर्मल कंडीशन में और एबनॉर्मल कंडीशन में ऑन ऑफ करने के लिए। तो नेक्स्ट है बस बार। बस बार क्या होती है भाई, बस बार पावर हाउस में मान लो एक लाइन आई और उस लाइन को कनेक्ट कर दिया किसी एक कंडक्टर से, यानी एक लाइन से कनेक्ट कर दिया। अब क्या है, अटैच इनपुट तो एक दे करके हम आउटपुट यहां से कई निकाल सकते हैं, यानी यहां से भी निकाल लिया हमने एक, आगे जाकर के एक कोई और लाइन लेकर के जानी है उसके लिए भी हमने निकाल ली। तो इस प्रकार से आप एक ऐसा अरेंजमेंट सेटअप करें जिससे क्या है, आप एक इनपुट दे करके और बहुत सारी आउटपुट आप एक साथ ले सकते हो। तो इस प्रकार से ये होती है बस बार। तो बस बार की जमीन से जो न्यूनतम ऊंचाई है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2.27 मीटर भाई।
नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट में पानी को, अब बात किसकी होगी भाई, अब बात हो रही है हाइड्रो पावर प्लांट की। हाइड्रो पावर प्लांट में पानी को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन घूमती है और टरबाइन से अल्टरनेटर को घुमाया जाता है और हमारी सप्लाई पैदा होती है। अब होता है रिजर्वायर। हाइड्रो पावर प्लांट में पानी को इकट्ठा करने के लिए किसका प्रयोग होता है, रिजर्वायर का। मान लो जो मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया था आपको, रिजर्वायर का प्रयोग होता है। डैम, पानी को रोकने के लिए एक बांध बनाया जाता है, जिसे क्या कहे जाते हैं, डैम कहते हैं। नेक्स्ट है पेनस्टॉक, यह एक स्टील या आरसीसी की बनी यानी ये क्या है, पेनस्टॉक एक पाइप है, या तो स्टील की बनी होती है या आरसीसी की बनी होती है, जिससे क्या है पानी टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। तो पाइप के गिराने से क्या है, पानी एक तेज बहाव के साथ टरबाइन के ऊपर जाता है, जिससे टरबाइन एक दिशा में घूमती है। तो नेक्स्ट है साथियों सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक कैसे काम करता है, अल्टरनेटर पर लोड कम होने पर या जब अल्टरनेटर को बंद करना हो तो पहले क्या किया जाता है, टरबाइन के गेट बंद किए जाते हैं, जिससे पानी का जो एक्स्ट्रा बहाव है वो कहाँ छोड़ दिया जाता है, सर्ज टैंक में छोड़ दिया जाता है। यानी जब हाइड्रो पावर प्लांट से आपको सप्लाई की जरूरत ही नहीं है या फिर आपका लोड कम हो चुका है, तो उस केस में आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे, टरबाइन की तरफ आने वाले पानी के जो गेट है ना, वो गेट बंद कर दोगे, ताकि टरबाइन के ऊपर फालतू पानी ना आए। और वो पानी कहाँ चला जाए, वो पानी चला जाए एक अलग किसी टैंक में। उस टैंक का क्या नाम है, उस टैंक का नाम होता है सर्ज टैंक। नेक्स्ट है लोड अधिक होने पर अतिरिक्त पानी की आपूर्ति भी कौन करता है, सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक भाई एक तरीके से कंजर्वेटर का काम करता है, यानी एक्स्ट्रा पानी को भी क्या है, जगह देता है और पानी की कमी होने पे पूर्ति भी करता है। जिस तरीके से कंजर्वेटर हमारा ट्रांसफार्मर में ऑयल की कमी को भी पूरा करता है और फैलाव को भी जगह देता है, सेम एज इट इज क्या है, हमारा सर्ज टैंक है। तो नेक्स्ट है फोरवे। बांध के पीछे एक छोटी झील होती है जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट है हेडरेस। बांध के पीछे के पानी को क्या कहते हैं, हेडरेस, जो एक्स्ट्रा पानी रखा जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब से निकलने वाले पानी को क्या कहा जाता है, टेल रेस। मतलब जो ड्राफ्ट ट्यूब से हमारा पानी निकल करके आगे जाता है उसे क्या कहा जाता है, टेल रेस। नेक्स्ट है वॉल्व हाउस। इसके गेट इस प्रकार बने होते हैं कि पेनस्टॉक में पानी का बहाव अधिक हो जाने पर गेट खुल जाते हैं और अतिरिक्त पानी अब जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। यानी हमारा पीछे से आने वाला नदी झील का पानी जो है, अगर वो ज्यादा भी हो जाए, या पहाड़ी क्षेत्र से आने वाला पानी अगर बरसाती मौसम या इस तरीके से वो ज्यादा भी हो जाए, तो यहाँ भी एक प्रोटेक्शन लगी होती है, किसके नाम से, वॉल्व हाउस के नाम से। तो वो क्या करती है कि अगर पेनस्टॉक में पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है तो उसके गेट खुल जाते हैं और अतिरिक्त पानी बाहर चला जाता है। अब नेक्स्ट है लो हेड टरबाइन। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट हैं उनकी जो हाइट रखी जाती है डैम की, ठीक है, और उससे जो पानी गिराया जाता है, तो लो हेड टरबाइन कहाँ प्रयोग की जाती हैं, जहां ऊंचाई कितनी हो पानी आने वाले पानी की, 60 मीटर तक। ठीक है, और मीडियम हेड टरबाइन कहाँ है, मतलब कहाँ प्रयोग की जाती है, जहां 60 से 120, और हाई हेड टरबाइन कौन सी है, जहां 120 मीटर से अधिक की ऊंचाई हो। नेक्स्ट है रिजर्वायर पावर प्लांट, जिससे पहले छोटी झील में पानी एकत्र किया जाता है। अब नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट के लाभ। क्या है भाई, दक्षता 86%, प्रदूषण, यह प्रदूषण रहित उत्पादन केंद्र है, इसकी लागत मूल्य अधिक है पर रनिंग कॉस्ट बहुत कम होता है भाई। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन क्रिया को न्यूक्लियर रिएक्टर में संपन्न किया जाता है। यानी जो एटॉमिक पावर प्लांट में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया की जाती है तो वो किस में की जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में की जाती है भाई। पावर प्लांट में उपयोग किए जाने वाला कोयला भाप कोयला कहलाता है। यूरेनियम
न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन कौन से ईंधन है भाई? यूरेनियम 235, प्लेटिनम Pu 238 और थोरियम U232। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार के जो है फ्यूल प्रयोग किए जाते हैं। कौन से में? एटॉमिक पावर प्लांट में, यानी परमाणु शक्ति वाले में। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो सन के द्वारा, ठीक है, प्रसारित ऊर्जा होती है वो 1 किलोवाट, ठीक है, मीटर स्क्वायर होती है। इकोनोमाइजर फीड वाटर को गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज प्लांट से बॉयलर तक कोयला जो है वाहक फट्टे के द्वारा ढोया जाता है। क्यों ढोया जाता है भाई? कि जो स्टोरेज प्लांट में जो कोयला रखा है उसको अगर आपने बॉयलर तक लेके जाना है तो बॉयलर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसको मैनुअली वहां जाकर के एक तरीके से कोयले का पहुंचाना काफी मुश्किल है। इसलिए एक वाहक फट्टा यानी एक सिस्टम सेट किया गया है कि उसके द्वारा जो है ट्रेवल करता हुआ कोयला जो है बॉयलर तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर के लिए जो वाटर प्रयोग किया जाता है, जो जल प्रयोग किया जाता है, उसका मान कितना है? 7 pH से अधिक मान का जल जो है प्रयोग किया जाता है। बायोगैस में 60% मीथेन और शेष कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। ये किसमें होता है भाई? एटॉमिक पावर प्लांट में कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक कूलेंट पदार्थ है। वाटर हैमरिंग दोष पेनस्टॉक में घटित होता है। ठीक है, वाटर हैमरिंग दोष किसमें होता है? पेनस्टॉक में। पेनस्टॉक किसमें प्रयोग होती है? हाइड्रो पावर प्लांट में। ठीक है, अधिक ऊष्मीयमान के लिए एंथ्रेसाइट कोयला, क्योंकि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट भाई। इसलिए अधिक ऊष्मीयमान के लिए एंथ्रेसाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गैर परंपरागत स्रोतों को नवीनीकरण स्रोत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट में द्रवित सोडियम किसके रूप में? कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है इसलिए वहां कूलेंट के रूप में बहुत सारे मटेरियल प्रयोग किए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हाई वोल्टेज सिस्टम की हानियां क्या होता है भाई? अब मान करके चलो आपने ट्रांसमिट कर दिया 132 केवी पे, 220 केवी पे, ठीक है, तो अब क्या होता है, इसके नुकसान भी हैं कि अब आपको बहुत सारे 132 बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको 220 केवी, 400 केवी। अब जब इतने बड़े बड़े पावर हाउस बनाने पड़ेंगे तो इनमें रखने वाले जो ट्रांसफार्मर होंगे वो भी उसी कैपेसिटी के रखे जाएंगे, वहां रखने वाले जो सर्किट ब्रेकर होंगे वो भी बड़ी कैपेसिटी के, एलए जो रखे जाएंगे वो भी बड़ी कैपेसिटी के। तो इस प्रकार से जो इंसुलेशन लागत है वो अधिक रहेगी, कोरोना इफेक्ट अधिक रहेगा, तो ये स्विच गियर और ये सारी चीजों का खर्च जो है ज्यादा रहेगा। तो नेक्स्ट है डीसी ट्रांसमिशन में कोरोना व स्किन इफेक्ट नहीं होता। डीसी ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज संभव नहीं है। तो अलग अलग प्रकार के हमारे जो है ये लाइन कंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं, ऑल एल्युमिनियम, ऑल एलॉय एल्युमिनियम, ACSR, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम जो है बेसिक में भी अच्छे से डिस्कशन करके आए हुए हैं इन चैप्टरों के बारे में। तो नेक्स्ट है 400 केवी के लिए मूज कंडक्टर होते ये सारे के सारे ACSR ही हैं, लेकिन इनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे 220 के लिए जेब्रा कंडक्टर, 132 के लिए पैंथर कंडक्टर और 66 केवी के लिए डॉग कंडक्टर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे 66 केवी लाइनें अब 132 केवी लाइनों में अपग्रेड हो गई हैं, जिससे डॉग ACSR प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी अलग अलग शॉर्ट फॉर्म हैं जो हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है कि हमारे जो कंडक्टर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? खोखला कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड होता है भाई रेल की लाइन, यहाँ जहां से रेल जो है सप्लाई लेती है, यानी जहां से रेल का पेंटो जो सप्लाई लेता है वो पूरा का पूरा ठोस कंडक्टर होता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर जो हमारे ACSR कंडक्टर होते हैं,
ठीक है। खोखले कंडक्टर ये किस तरीके से होते हैं, पाइप की तरह होते हैं भाई, अंदर से खोखले होते हैं लेकिन जो सप्लाई का फ्लो है वो इसकी अपर लेयर पे होता है। तो इस प्रकार से ये संरचना के आधार पर भी हमारे अलग अलग प्रकार के कंडक्टर हैं। तो नेक्स्ट है, इंसुलेटर के लिए पोर्सलिन व चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस आर्म लोहे या गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनाई जाती है। ठोस कंडक्टर का प्रयोग अर्थ वायर के रूप में भी किया जाता है। वुडन पोल 22 kV तक। वुडन पोल में पोल पिच माने दो पोलों के बीच की दूरी 40 से 50 मीटर रखी जाती है। स्टील पोल में पोल पिच माने पोलों के बीच की दूरी 50 से 80 मीटर रखी जाती है। आरसीसी पोल 33 kV तक प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो पत्थर वाले पोल हैं भाई, जिनको हम बोलते हैं वो होते हैं आरसीसी पोल, वो 33 kV तक प्रयोग होते हैं। तो आरसीसी पोल में जो पोल पिच होता है दूरी पोल, यानी पोल पिच जो है वो 80 से 100 मीटर होती है। स्टील टावर में 33 kV से ऊपर वाली लाइनों में प्रयोग किए जाते हैं। स्टील टावर कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, 66, 132, 220 के लिए प्रयोग होते हैं। अब स्टील टावर में जो पोल पिच है वो 100 मीटर से 300 मीटर के बीच रखा जाता है। तो नेक्स्ट है एच पोल का प्रयोग। एच पोल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई, एच पोल का प्रयोग, एच पोल होते हैं दो पोल लगा करके उनके बीच एक चैनल रख के उसके ऊपर ट्रांसफार्मर लगाना, या फिर दो पोल लगा करके ऊपर अरेंजमेंट लगा करके वहां नीचे एक क्या लगा देना, जियो स्विच लगा देना। तो इस प्रकार से एच पोल का प्रयोग ट्रांसफार्मर रखने और जियो स्विच लगाने के लिए किया जाता है। एच पोल में दोनों पोलों के बीच की दूरी 1.5 या फिर 2 मीटर होती है। यानी जहां ट्रांसफार्मर रखा होता है तो उन दोनों पोलों के जो बीच की दूरी है वो या तो 1.5 या 2 मीटर के करीब होती है भाई। नेक्स्ट है पोल की गहराई। पोल की गहराई मूल लंबाई का 1/6। नेक्स्ट है दो पोलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, पोल पिच कहा जाता है। दो पोलों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है, पोल पिच कहा जाता है। नेक्स्ट है इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी इंसुलेटिंग अक्षमता होती है भाई। नेक्स्ट है इंसुलेटर की ब्रेकिंग क्षमता तथा फ्लैश ओवर वोल्टेज उच्च होनी चाहिए। यानी इंसुलेटर में यह क्षमता होनी चाहिए कि वो ब्रेक भी हाई वोल्टेज पे जाकर हो और फ्लैश भी हाई वोल्टेज पे जाके ही होना चाहिए। नेक्स्ट है पिन टाइप इंसुलेटर 33 kV तक प्रयोग किए जाते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर, वैसे पिन टाइप 11 और 33 kV के लिए प्रयोग होते हैं भाई। अब नेक्स्ट है कि अलग अलग प्रकार के, देखो ये हो गया हमारा पिन टाइप, ये हो गया पोस्ट इंसुलेटर, ये सिर्फ कंडक्टर को रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए काम आता है भाई। एग टाइप स्टे वायर में होता है। डिस्क टाइप, ठीक है, ये डिस्क एंड में यूज होती है। सस्पेंशन टाइप हमारा जो है टावर वाली लाइनों में या बड़ी लाइनों में जो लटकने वाले इंसुलेटर होते हैं उस प्रकार से। ये रेलवे में होते हैं भाई, रेलवे इंसुलेटर, ठीक है। और ये होता है हमारा स्ट्रेन माने खिंचाव, जहां खिंचाव ज्यादा हो वहां प्रयोग किया जाता है। ये हमारा शैकल इंसुलेटर, ये होता है भाई जो हमारी एलटी की लाइन होती है 440 वाली, 440 के लिए 440 वोल्ट के लिए किसका प्रयोग होता है, शैकल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग शेप होती हैं जो है अपने डायग्राम में यहां दिखाई गई हैं। तो नेक्स्ट है हाई वोल्टेज लाइन में सस्पेंशन टाइप या डिस्क टाइप इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक डिस्क 11 kV वोल्टेज की क्षमता की होती है। तो नंबर ऑफ इंसुलेटर किस पे डिपेंड करता है, उसकी फेज वोल्टेज बटा 11, यानी लाइन वोल्टेज √3 गुणा 11। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि कितनी क्षमता के लिए कितनी डिस्कों की जरूरत है। जैसे डिस्कों की संख्या अलग अलग है, ठीक है। तो अगर देखो स्ट्रेस वाली जगह है तो वहां वैल्यू कुछ चेंज हो जाती है। 11 kV के लिए 1, 33 के लिए 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, डिपेंड करेगा तनाव पे।
66 के लिए 5 हैं वैसे तो, अगर तनाव वाली जगह है तो 6, 132 के लिए वैसे 8 हैं, अगर तनाव वाली जगह है तो 9, 220 के लिए वैसे 14 हैं, तनाव में 15, 400 के लिए 21 से 23, 22 से 23 तनाव वाली जगह में। तो इस प्रकार से 765 के लिए 42 और तनाव के लिए 43। तो इस प्रकार से जो है हमारी डिस्कें प्रयोग होती हैं किसमें, इंसुलेटर में। तो नेक्स्ट है स्ट्रेन इंसुलेटर को पोस्ट इंसुलेटर भी कहा जाता है। पोस्ट इंसुलेटर सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए। शेकल टाइप इंसुलेटर को स्पूल इंसुलेटर भी कहते हैं। स्टे वायर का प्रयोग लाइन की समाप्ति मोड़ पर पोल को सपोर्ट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टे वायर में स्टे इंसुलेटर, ये रहा भाई, स्टे इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है स्टे इंसुलेटर की, यानी इसकी जो है इस स्टे इंसुलेटर की जमीन से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जमीन से ऊंचाई होनी चाहिए भाई 3 मीटर। स्टे इंसुलेटर को एग टाइप इंसुलेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है डैम्पर। आंधी व तूफान आदि के कारण चालक में होने वाली कंपन को कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है भाई, डैम्पर का प्रयोग होता है। डैम्पर किस जगह लगे होते हैं, जिस जगह ये कंडक्टर होल्ड कर रखा है इंसुलेटर ने, ठीक है, यहां इस जगह पे क्या लगाए जाते हैं, डैम्पर लगाए जाते हैं। डैम्पर क्या होते हैं, हल्के हल्के मतलब भारी वेट, थोड़ा हल्के भारी वेट के ये क्या होते हैं, मटेरियल होता है एक, जो है इस पॉइंट पे लगाया जाता है ताकि इस पॉइंट पे जो है कंपन कम हो। तो नेक्स्ट है दो चालकों को आपस में जोड़ने के लिए जिस चालक के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है उसे जंपर कहा जाता है। ये चीज हम बेसिक वाले चैप्टर में अच्छे से समझ के आए हुए हैं भाई। दो पोलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, स्पैन। स्पैन होती है दूरी। नेक्स्ट है चालक टूटकर जमीन पर न गिरे उसके लिए दो पोलों के मध्य क्या लगाई जाती है, गार्डिंग लगाई जाती है। ये देख सकते हो भाई, ये नीचे गार्डिंग कई बार रेलवे क्रॉसिंग, सड़क क्रॉसिंग, नहरों पे ये लगी होती है। अगर ऊपर से अब कंडक्टर टूट भी जाए तो वो जमीन पे ना गिर के यहां गिरेगा। तो नेक्स्ट है दो पोलों के बीच की दूरी के चालक के बने झोल को क्या कहा जाता है, सैग कहा जाता है। भाई जो ये सीधी स्ट्रेट दूरी है ये तो होता है स्पैन, और जब यहाँ कंडक्टर थोड़ा झुक के चलता है दो पोलों के बीच में, ये होता है हमारा सैग। अब है चालक प्रति इकाई भार बढ़ने पर सैग बढ़ता है, यानी इस कंडक्टर का जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते जाओगे तो उसका सैग भी बढ़ता जाएगा। तो दो पोलों के बीच की अगर आप दूरी बढ़ाते जाओगे, यानी इस पोल और इस पोल के बीच की दूरी बढ़ाओगे तो भी कंडक्टर का झोल जो है ज्यादा हो जाएगा। हवा के कारण भी सैग बढ़ता है। डिस्क इंसुलेटर में लाइन के पास डिस्क में वोल्टेज अधिक व क्रॉस आर्म के पास वाली डिस्क में वोल्टेज कम होती है। तो संभाविक सी बात है जो डिस्क हमारी लाइन कंडक्टर से अटैच होती है उसमें वोल्टेज ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट है सड़क से ओवरहेड लाइन, यानी जब कोई लाइन सड़क को क्रॉस कर रही है तो 5.486 मीटर यानी 20 फुट के करीब उसकी हाइट होनी चाहिए। इमारत से ओवरहेड लाइन की दूरी यानी 2.439 मीटर। नेक्स्ट है वोल्टेज रेगुलेशन को पूरा करने के लिए बूस्टर का प्रयोग किया जाता है भाई। नेक्स्ट है भारतीय नियमानुसार वोल्टेज ड्रॉप 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। इन क्वेश्चन को हम आगे जो है डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे भाई। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम में 3 फेज 3 वायर, यानी ट्रांसमिशन जो सिस्टम होता है हमारा उसमें तीनों के तीनों RYB 3 फेज 3 वायर प्रयोग की जाती है। लेकिन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है, 3 फेज 4 वायर। चौथी वायर कौन सी आ जाती है, न्यूट्रल की आ जाती है भाई। तो इस प्रकार से ट्रांसमिशन सिस्टम में 3 फेज 3 वायर सिस्टम प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में ACSR कंडक्टर जो है प्रयोग किया जाता है। आइसोलेटर हमेशा 0 भार पर ही ऑपरेट करना चाहिए। जैसे हमारे जो जियो स्विच लगे होते हैं, जियो स्विच को कभी भी
चलती सप्लाई में नहीं खोलना चाहिए। उसका कारण क्या है कि सप्लाई पे बहुत सारा घरों का लोड जुड़ा हुआ है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लोड को जीरो करो, अगर आप लोड को जीरो नहीं कर सकते तो आप सप्लाई को जीरो करके ही आइसोलेटर को ओपन या क्लोज करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में स्पार्किंग बन जाती है। तो नेक्स्ट है, एसी लाइन में दोनों सिरों में वोल्टेज के अंतर का कारण लाइन रिएक्टेंस होता है। तो यानी संभाविक सी बात है कि जब एक एंड से दूसरे एंड पे सप्लाई भेजी जाती है तो क्या होता है भाई, जब सप्लाई भेजी जाती है तो क्या होता है कि अंतर आता है, किसमें, वोल्टेज में अंतर आता है, यानी वोल्टेज में गिरावट होती है। तो नेक्स्ट है, अंडरग्राउंड लाइन होती है 66 kV तक। लंबी लाइनों में शून्य भार पर ग्राही सिरे से वोल्टेज अधिक हो जाना क्या कहलाता है, फ्रेंटी इफेक्ट कहलाता है। तो भाई फ्रेंटी इफेक्ट को अच्छे से समझते हैं कि फ्रेंटी इफेक्ट क्या चीज है। लंबी लाइनों में शून्य भार पर ग्राही सिरे पर वोल्टेज अधिक हो जाना फ्रेंटी इफेक्ट कहलाता है। यानी लाइन लंबी है, ठीक है, लंबी लाइनों पर शून्य भार, लोड आपने आगे जोड़ नहीं रखा, तो क्या होता है कि जितनी वोल्टेज आप यहां भेज रहे हो, मान लो आप भेज रहे हो 110, तो आगे जाकर के वो होगी 112, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोड है नहीं, ठीक है। और इधर से जब दो कंडक्टर आपस में पैरेलल चलते हैं और उनके बीच सप्लाई चलती है तो उनके जो बीच का एयर गैप है वो क्या है, उनको एक तरीके से कैपेसिटर बनाने का काम करता है। क्या पैदा होता है, कैपेसिटेंस पैदा होता है, जिसके कारण वोल्टेज बढ़ जाती है। यही कारण होता है कि 110 वोल्ट एक सिरे पे आप दे रहे हो, आगे 112 हो जाती है बिना लोड की कंडीशन में। तो कैसे होती है, क्योंकि कैपेसिटर की शर्त ये होती है कि दो चालकों के बीच किसी अचालक को रख के क्या बनाया जाता है, कैपेसिटर बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से जब कोई ट्रांसमिशन लाइन रन करती है तो ये क्या है, दो चालक, इनमें क्या है, सप्लाई, तो इनके बीच अचालक क्या है, एयर। तो इस प्रकार से ये हमारी जो लाइन है ये किसका काम करती है, एक प्रकार से ये कैपेसिटर का काम करती है, जो क्या है, रिसीविंग एंड पे वोल्टेज को बढ़ा देती है। तो नेक्स्ट है हमारा, इसे क्या कहते हैं भाई, फ्रेंटी इफेक्ट कहते हैं। जब चालक तार में धारा घनत्व कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट। अब क्या होता है, हमारा जो कंडक्टर है, हाई वोल्टेज के केस में क्या है, कंडक्टर की जो अपर लेयर है ना, अपर लेयर पे एक इफेक्ट पैदा होता है। वो इफेक्ट क्या करता है, वो एयर के साथ रिएक्ट करते हुए यहाँ एक रेजिस्टेंस की लेयर बनाता है। वो लेयर क्या करती है, इस चालक के प्रतिरोध को बढ़ाने का काम करती है, जिससे हमारे क्या है, लॉसेज बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, स्किन के ऊपर, यानी कंडक्टर की स्किन के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, स्किन इफेक्ट कहा जाता है। किसके कारण, हाई वोल्टेज के कारण होता है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट है, उपभोक्ता को वितरण से जोड़ने वाली लाइन, सर्विस लाइन, यानी ये चीजें हम पहले अच्छे से कवर कर चुके हैं। आवासीय क्षेत्र में 3 फेज 4 वायर सिस्टम प्रयोग किया जाता है, यानी रेजिडेंशियल एरिया में। नेक्स्ट है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में डिस्क टाइप इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है, फीडर के श्रेणी क्रम में बूस्टर को संयोजित किया जाता है वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए। आवासीय क्षेत्र में जो हमारी सिंगल फेज होती है वो कितनी होती है, 230 वोल्ट। भारत में हाई ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा, मतलब हाई वैल्यू, ठीक है, जैसे अपने अलग अलग ट्रांसमिशन है, 132 की भी है, 220 की भी है, ठीक है, और 400 kV की है, लेकिन हाई ट्रांसमिशन कितना है, 765। हाई ट्रांसमिशन लाइन में शीर्ष पर रखा चालक, भाई जैसे ही आपकी टावर वाली लाइन है तो टावर वाली लाइन के जो बिल्कुल टॉप पे, शीर्ष पे रखा हुआ जो कंडक्टर होता है वो होता है हमारी अर्थ वायर। नेक्स्ट है, कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बंडल कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये चीज मैंने बेसिक वाले चैप्टर में अच्छे से क्लियर कर रखी है।
तो नेक्स्ट है लाइटनिंग अरेस्टर बनाए जाते हैं कॉपर के। परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम 235 प्रयोग किया जाता है। कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता सिर्फ 60% होती है। जहां कॉपर 100% होता है वहां जो हमारा एल्युमिनियम है वो 60% ही होता है। लाइटिंग सर्किट के लिए एल्युमिनियम का क्षेत्रफल कितना 1.5 mm²। और पावर के लिए प्रयोग होता है 2.5। कॉपर के लिए 1.5 mm। ये क्या है, ये मैंने टेबल पहले भी एक चैप्टर में बहुत अच्छे से करवा रखी है कि किस प्रकार के सर्किट के लिए कितनी साइज की वायर की आपको जरूरत रहेगी। तो नेक्स्ट है ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना उत्पन्न होने का कारण चालक का व्यास और चालकों के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है सोल्डरिंग आयरन की क्षमता वाट में नापी जाती है। सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्टर किस चीज के होते हैं भाई, तांबा निरोधक मिश्र धातु होते तो वो कॉपर के हैं, लेकिन उनके साथ मिक्सअप मटेरियल ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट है 11 kV HT केबल अंडरग्राउंड दबाई जाती है कितनी गहराई पे 0.9। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो लो टेंशन केबल कौन सी होती है 1 kV तक। हाई टेंशन केबल कौन सी होती है 1 से 11। सुपर टेंशन कौन सी होती है 11 से 33। और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन कौन सी होती है भाई 33 से 66। ऑयल फील्ड और गैस फील्ड कौन सी होती है भाई 66 से 132। भाई ये HT LT सुपर टेंशन ये किसका जिक्र हो रहा है, यहाँ साथ में केबल का जिक्र हो रहा है। केबल का स्टैंडर्ड अलग है और HT वोल्टेज का स्टैंडर्ड अलग है, वो क्वेश्चन अलग है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस डिफरेंस के साथ इस क्वेश्चन को याद रखना। तो नेक्स्ट है मिनरल इंसुलेटेड केबल। ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, XLP केबल क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन केबल। ठीक है, तो नेक्स्ट है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर केबल, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑन लोड टेप चेंजर, जनरेशन 11 पे मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज जनरेशन 440 वोल्ट तक भी किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में अधिकतम ट्रांसमिशन मैक्सिमम ट्रांसमिशन है 765 का, और अगर मिनिमम कहें मिनिमम ट्रांसमिशन होता है 33 kV। 33 से 11 होने के बाद 11 क्या हो जाता है 11 हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो ट्रांसमिशन नहीं रहता। ट्रांसमिशन कहां तक है 33 तक। ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर वाला कंडक्टर तो होता है भाई अर्थ वायर। ठीक है, और ट्रांसमिशन लाइन में थ्री फेज वायर सिस्टम प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज लेवल रखा जाता है हाई। ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर का साइज किस पे निर्भर करता है, करंट पर निर्भर करता है। ट्रांसमिशन लाइन को केल्विन नियमानुसार बनाया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 11 kV फीडर 3 वायर प्रयोग किया जाता है। भाई जो हमारी 11 kV लाइन आती है वो तो R, Y और B में ही आती है, लेकिन जब 11 kV आपके मोहल्ले में 440 में कन्वर्ट होती है, 440 वोल्ट में कन्वर्ट होती है, वो हो जाती है R, Y, B प्लस न्यूट्रल। तो इस प्रकार से बाद में वो बन जाती है 3 फेज 4 वायर बन जाती है भाई। नेक्स्ट है हाई वोल्टेज सिस्टम के लाइन लॉसेज कम, कंडक्टर का कॉस्ट कम। ये क्या है उसके लाभ हैं। ट्रांसमिशन लाइन में करंट की मात्रा कम, वोल्टेज की मात्रा अधिक होती है। ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता अधिक होती है। ट्रांसमिशन लाइन में लंबाई फैक्टर ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई गुणा उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है भाई। नेक्स्ट है ये लगभग क्वेश्चन साथियों हम कर चुके हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 80 मीटर, मीडियम 80 से 200, लॉन्ग 200 से ऊपर की,
स्टे वायर बनी होती है गैल्वेनाइज्ड आयरन की। स्टे वायर का कार्य है पोल को सपोर्ट देना। स्टे वायर में प्रयोग एग टाइप इंसुलेटर या स्टे इंसुलेटर। स्टे वायर का पोल के साथ एंगल बना होता है 45 से 60 डिग्री। ट्रांसमिशन लाइन में कंपन कम करने के लिए डैम्पर युक्ति का प्रयोग किया जाता है, एक वेट का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म बनी होती है स्टील की। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्रॉस आर्म बनी होती है गैल्वेनाइज्ड आयरन की। तो क्रॉस आर्म का क्या काम होता है भाई, ये मैंने आपको बेसिक वाले चैप्टर में अच्छे से समझा रखा है। ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म का कार्य चालकों के बीच दूरी बनाना। ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर का कार्य लाइव पार्ट को अर्थ से अलग करना। इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर भाई लाइव पार्ट को जो है आपकी क्रॉस आर्म से अलग करता है, जो हमारी क्रॉस आर्म अर्थ हो रखी है। नेक्स्ट है कंडक्टर का एक टुकड़ा क्या कहलाता है, जंपर कहलाता है, जो क्या है एक चालक को दूसरे चालक से जोड़ने का काम करता है। गार्डिंग वायर का कार्य क्या है, अगर लाइन कंडक्टर टूटकर गिरे तो उसे सपोर्ट देना। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड में स्टील वायर अनेक होती हैं, मतलब बहुत सारी स्टील वायर उसमें होती हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है इंसुलेटर किस चीज का बना है, पोर्सलिन और चीनी मिट्टी का। 11 केवी के लिए एक डिस्क। पेन टाइप प्रयोग किया जाता है 33 केवी के लिए। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क टाइप इंसुलेटर प्रयोग होते हैं भाई ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। स्ट्रेन टाइप मोड़ पर या खिंचाव वाली जगह पर। शेकल टाइप लो वोल्टेज कितनी 440 यानी आपकी गलियों में। एग टाइप स्टे वायर में। इंसुलेटर के गुण क्या होते हैं, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और निम्न कंडक्टिविटी, मतलब उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी हाई होनी चाहिए। फीडर का एक सिरा, फीडर कहां से चलता है, पावर हाउस से। दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यानी जो आपकी गली में लाइन आती है। फीडर और सर्विसमैन होती है वो केबल का टुकड़ा जो आपके मीटर में जाता है। तो फीडर और सर्विसमैन को बीच में कौन जोड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। सर्विसमैन का एक सिरा आपके मीटर से जुड़ा होता है और दूसरा आपकी गली में आने वाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जुड़ा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी में फेज टू फेज वोल्टेज कितनी होती है 230। और डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी में यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होती है वो होती है भाई 440। सैग क्या है, दो पोलों का झोल क्या होता है भाई, सैग का कारण क्या है, उसकी लंबाई और तापमान, क्योंकि तापमान ज्यादा होने पे कंडक्टर जो है नीचे की तरफ झुकाव करता है, झोल देता है। अब है सैग निर्भर करता है तापमान पर, लंबाई पर और चालक के भार पर, यानी चालक का झुकाव उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा उसका वेट होएगा, इन दोनों के बीच की लंबाई होएगी और इस जगह का टेम्परेचर रहेगा। हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 kV पर mm, कब, बिना नमी के। अगर नमी कर दोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो नमी वाली जो एयर है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है 2.1 kV पर mm। नेक्स्ट है कोरोना पैदा होता है हाई वोल्टेज के कारण। कोरोना क्या है भाई, हाई वोल्टेज लाइन में कंडक्टर के चारों तरफ हमिंग आवाज का पैदा होना, ठीक है, अजोन गैस का पैदा होना और पराबैंगनी किरणें माने लाइटिंग पैदा होना, ठीक है। तो ये क्या है, कहाँ होता है, हाई वोल्टेज लाइनों में। कोरोना अधिक होगा सर्दी या बारिश के मौसम में, मतलब मॉइस्चर में। कोरोना में पराबैंगनी रंग का प्रकाश पैदा होता है। ट्रांसमिशन लाइनों में चालक में धारा घनत्व अंतर क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन लाइन में चालकों में धारा घनत्व का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, प्रोक्सीमेट प्रभाव कहलाता है, मतलब उसके ऊपर पड़ने वाला प्रोक्सीमेट प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट है टर्मिनल वोल्टेज का लाइन वोल्टेज से अधिक हो जाना। ये चीज हम पहले करके आए हैं भाई, क्या होता है ये, फेरेंटी इफेक्ट। इसका निवारण क्या है कि लाइन में कॉइल का प्रयोग करके इसके कैपेसिटेंस को खत्म करके आप क्या कर सकते हो, इसके प्रभाव को कम कर सकते हो। नेक्स्ट है
तार की सतह पर धारा घनत्व अधिक होना, तार की सतह पर मैंने बताया था ना कि उसकी सतह पर धारा घनत्व अधिक होना क्या कहलाता है? स्किन इफेक्ट कहलाता है। अधिक धारा घनत्व रेजिस्टेंस की मात्रा को बढ़ाता है। जम्पर ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड पदार्थ का बना होता है। तो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वोल्टेज ड्रॉप के सिद्धांत पर कार्य करती है। फीडर की क्षमता एम्पियर में निर्धारित होती है। रेडियल सिस्टम में एक सप्लाई सोर्स होता है। ये चीजें हम बेसिक में अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है सबसे महंगा सिस्टम क्या है? इंटरकनेक्टेड। सबसे सस्ता है रेडियल। ट्रांसमिशन लाइन में सस्पेंशन टाइप, डिस्क टाइप, ये चीजें हम कर चुके हैं। लाइन की सुरक्षा के, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की सुरक्षा के लिए शैकल टाइप, और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की सुरक्षा फ्यूज के द्वारा और ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा रिले के द्वारा की जाती है। 4 नोब की MCB 3 फेज प्लस न्यूट्रल के लिए प्रयोग की जाती है। गीजर की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग होता है भाई? थर्मोस्टेट युक्ति प्रयोग होती है। अब थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट क्या करता है? एक बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है जो एक निश्चित तापमान से ज्यादा होने पर क्या करता है? आपकी प्रेस, ठीक है, आपकी प्रेस को या तो आपकी प्रेस को या फिर आपके जो गीजर हैं, ठीक है, उनको ऑटोमेटिक कट करने का काम करती है। नेक्स्ट है फ्यूज हीटिंग इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। लीकेज धारा सिद्धांत पर क्या कार्य करती है भाई? आपकी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर युक्ति कार्य करती है। कौन सी युक्ति नॉर्मल और फॉल्ट में कार्य करती है? MCB, MCCB और सर्किट ब्रेकर। ये क्या है? नॉर्मल और फॉल्ट दोनों कंडीशन में कार्य करती है। नेक्स्ट है फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है भाई? उसका फ्यूजिंग करंट की वैल्यू और फ्यूज की रेटिंग का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है भाई। मान लो कितनी कैपेसिटी पे तो आपका फ्यूज जो है, ठीक है, फ्यूजिंग करंट कितना है, ठीक है, और आपने जो फ्यूज लगाया है उसकी रेटिंग कितनी है, जिस पॉइंट पे जाकर के वो मेल्ट हो रहे हैं, तो वो होता है आपका फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा नॉर्मल रखी जाती है, ठीक है। अब फ्यूजिंग फैक्टर वैल्यू किटकैट में होती है 1.1, HRC में होती है 1.4, MCB की रेटिंग ली जाती है एम्पियर में। फ्यूज वायर का प्रतिरोध कम रखा जाता है, वशिष्ठ प्रतिरोध भी कम रखा जाता है। फ्यूज बनाया जाता है लेड और टीन के, मात्रा दोनों में 37 और 63 रहती है। लेड टीन फ्यूज प्रयोग होते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 एम्पियर के लिए। लेड का टेम्परेचर 327 और टीन का होता है 232। फ्यूज हमेशा फेज वायर के सीरीज क्रम में लगाया जाता है। बक्कल रिले मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच लगी होती है। बक्कल रिले गैसीय सिद्धांत पर कार्य करती है। अब बक्कल रिले प्रयोग होती है ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। थर्मल रिले प्रयोग होती है AC और DC सर्किट के लिए। महो रिले प्रयोग होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। इंपीडेंस रिले प्रयोग होती है, ठीक है, मीडियम और शॉर्ट के लिए भी इंपीडेंस, ठीक है, रिले प्रयोग होती है। मर्ज प्राइस रिले होती है अल्टरनेटर की और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की प्रोटेक्शन के लिए। ट्रांसले रिले होती है 11 kV फीडरों के लिए, ठीक है। व्युत्क्रम धारा रिले होती है अल्टरनेटर के लिए भाई, ठीक है। ओवरलोड रिले स्टार्टर में, ठीक है, और 9 वोल्ट कॉइल भी किसमें प्रयोग होती है? स्टार्टर में प्रयोग होती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है PRV, किस पे? दाब के सिद्धांत पर कार्य करती है। लाइटनिंग अरेस्टर का एक सिरा लाइन से और दूसरा सिरा अर्थ से जुड़ा होता है। ये अलग अलग प्रकार के हमारे जो है 7 प्रकार के लाइटनिंग अरेस्टर हैं। तो ये किस चीज के बनाए जाते हैं? तांबे के बनाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये किसकी शेप है भाई? ये LA की शेप है, ठीक है। वैसे तो हम डिटेल में पहले LA के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है।
अब है ट्रांसफार्मर की सप्लाई सर्किट ब्रेकर के द्वारा ऑन ऑफ की जाती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर को बंद करने के लिए सर्किट ब्रेकर लगाना जरूरी है। अब है लकड़ी पोल की ऊंचाई 9 से 11, आरसीसी की 11 से 13, स्टील पोल की 13 से 15 और स्टील टावर की 20 मीटर से ऊपर। अब ये तो थी इनकी ऊंचाई। अब है इनके बीच की दूरी। लकड़ी वाले में क्या है 40 से 60, आरसीसी में क्या है 60 से 80, स्टील पोल में क्या है 80 से 100, स्टील टावर में क्या है 100 से 300। अब नेक्स्ट है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनों में इंसुलेटर सस्पेंशन टाइप या डिस्क टाइप प्रयोग किए जाते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनों में कंडक्टर प्रयोग होता है बंडल कंडक्टर, मतलब 2-3 कंडक्टरों को इकट्ठा जोड़ करके, जैसा कि बेसिक में बताया गया था किस चीज के लिए, कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्च ट्रांसमिशन लाइन में 765 केवी ट्रांसमिट की जाती है मैक्सिमम वैल्यू। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, लाइन एंड अर्थ स्विच, जियो स्विच, गैंग ऑपरेटेड स्विच, सर्विस मेन एनर्जी मीटर और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जुड़ी होती है। फीडर जो है वो पावर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बीच जुड़ा होता है भाई। अब है जो हमारी HV लाइन है, जो 11 kV की लाइन है, इसमें वोल्टेज कम आती है गर्मियों, जैसे हम देखते हैं कि गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि वोल्टेज ना काफी कम हो जाती है। तो जो 11 kV में जो मार्जिन है वो 10 से 15% प्लस माइनस रखा जाता है। LV जो हमारी 440 है, इसमें वेरिएशन होता है 3 से 5%, ठीक है। और जो हमारी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ये 3% कम हो सकती है, 3% ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड है, इतना वेरिएशन इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसकी जो टेस्टिंग की जाती है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके लिए ये ppm होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ये भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेस्ट होता है भाई। अब है कॉपर में कुल इलेक्ट्रॉन 29, वैलेंस यानी लास्ट वाले ऑर्बिट में 1, एल्युमिनियम में कुल 13, लास्ट वाले में 3, ठीक है। गोल्ड में कुल 79, लास्ट वाले में 1, चांदी में कुल 47, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो अब है चालकता। चालकता सबसे ज्यादा किसकी है भाई, सबसे ज्यादा, ठीक है, चालकता किसकी है, चांदी की, उससे कम तांबे की, ठीक है। तो इस प्रकार फिर आती है हमारी गोल्ड की, और फिर है एल्युमिनियम की चालकता रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे जो क्वेश्चन है ये लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। इनमें जो नया क्वेश्चन होगा तो वो मैं आपको जरूर बता दूंगा भाई। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे भाई। जैसे ये क्वेश्चन है फॉल्ट के प्रकार, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, केबल इंसुलेशन का ब्रेकडाउन हो जाना। शॉर्ट सर्किट में क्या है भाई, 3 कंडक्टर हैं, 3 में से कोई 2 कंडक्टर आपस में टच हो गए तो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ओपन सर्किट क्या है, ये नीचे वाली वायर है, ये टूट के जमीन पे गिर गई, अर्थ के साथ जुड़ गई, ठीक है। या फिर जो ये कंडक्टर है ये आपस में टूट करके गैप हो गया इनका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा फॉल्ट हो गया, ओपन सर्किट फॉल्ट। केबल का इंसुलेशन, अब एक मोटी केबल है उसमें अलग अलग जो है फेज डले हुए हैं, उनके बीच का इंसुलेशन ना डैमेज हो गया। डैमेज होने से क्या हो गया, लाइन क्या होगी, वो केबल क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज 230, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया होता है रेसी एरिया, उसमें 3 फेज 4 वायर सिस्टम प्रयोग किया जाता है भाई। ये क्वेश्चन ना वैसे लग रहे हैं आपको, आप देखना जब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके सामने आएंगे तब देखना इन क्वेश्चन की आपको कितनी इंपॉर्टेंस लगेगी, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने उठा करके कहां से निकाल रखे हैं, प्रीवियस एग्जाम में से ही निकाल रखे हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट है
ओवरहेड लाइन में स्टैंडर्ड कंडक्टर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर स्टील के ऊपर एल्युमिनियम की लपेट चढ़ा रखी होती है भाई, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड कंडक्टर। नेक्स्ट है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा इंसुलेटर है भाई, कौन सा इंसुलेटर है, डिस्क टाइप इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन में आरसीसी पोल प्रयोग किए जाते हैं, कौन से पोल, आरसीसी पोल प्रयोग किए जाते हैं। हाई वोल्टेज केबल में, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, पेपर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लोड अनबैलेंस होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम का लोड बैलेंस होता है। बैलेंस कैसे, फेजों के हिसाब से भाई, आर वाई बी 3 फेज हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में तो क्या होता है, तीनों में फेज जो बैलेंस, जो लोड जो है वो बैलेंस नहीं होता, लेकिन ट्रांसमिशन सिस्टम में लोड बैलेंस होता है भाई। नेक्स्ट है किसी इंडस्ट्रियल लोड का पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग। लैगिंग क्यों होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में हमारा कॉइल वाला लोड ज्यादा चलता है। ओवरहेड लाइन में एसीएसआर कंडक्टर प्रयोग किया जाता है। हाई वोल्टेज में केबल में जो आर्मर प्रयोग की जाती है वो किस पदार्थ की बनी होती है भाई, स्टील मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल में जो शीट प्रयोग की जाती है वो लेड पदार्थ की जाती है। तो भाई वो जो केबल का टॉपिक है वो जिस दिन भी करेंगे तो ये केबल की जो अलग अलग लेयर होती है, ये लेयर किस किस चीज की बनी होती है, ये आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। अब 220 की लाइन है, ग्राउंड क्लियरेंस 7 मीटर ऊंची होनी चाहिए। 220 की लाइन है, फेज टू फेज कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर होनी चाहिए। लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर सप्लाई के लिए 66 केवी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि गुड़गांव फरीदाबाद में क्या है, जो हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा वहाँ पावर हाउस प्रयोग किए जाते हैं वो लगभग किए जाते हैं 66 केवी के। उसका कारण क्या है कि लार्ज जो हमारी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं उनके लिए जो सप्लाई दी जाती है वो 66 केवी स्टैंडर्ड रखा गया है। नेक्स्ट है ओवरहेड लाइन में सर्ज इंपिडेंस। सर्ज इंपिडेंस क्या होता है भाई, कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए भाई 100 से 200 ओम, ठीक है। 3 फेज सिस्टम प्रयोग किया जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। 3 फेज सिस्टम किस में प्रयोग किया जाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। पोर्सलिन इंसुलेटर के लिए सिलिका का भी प्रयोग किया जाता है। पोर्सलिन इंसुलेटर के लिए सिलिका का भी प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग ट्रांसमिशन महोरिले एसीएसआर कंडक्टर में स्टील के रूप में माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिंग मेन सिस्टम। 11 केवी लाइन नॉर्मली प्रयोग की जाती है 20 से 25 किलोमीटर तक की लंबाई के लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर डायामीटर के स्क्वायर पर, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारा कंडक्टर में स्टील वायर प्रयोग होती है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए। किसी भी बस बार की क्षमता निर्भर करती है करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट टाइम करंट। मतलब शॉर्ट टाइम करंट होता है कि वो शॉर्ट सर्किट के टाइम जो लार्ज अमाउंट करंट फ्लो होएगा उसको कितने टाइम तक, ठीक है, सहन करने की क्षमता रखती है वो बस बार, वो होता है हमारा शॉर्ट टाइम करंट, ठीक है। नेक्स्ट होता है किसी लाइन का आइसोलेटर तभी डिस्कनेक्ट करना चाहिए जब उस लाइन में करंट की मात्रा 0 हो जाए। किसी भी आइसोलेटर की करंट रेटिंग नहीं होती। एल्युमिनियम की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 होती है। वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बूस्टर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। स्किन इफेक्ट निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी का, करंट, साइज ऑफ कंडक्टर और रेजिस्टिविटी का कंडक्टर मटेरियल भी, मतलब किस रेजिस्टिविटी का आप कंडक्टर प्रयोग कर रहे हो। तो नेक्स्ट है किसी भी ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग प्रोवाइड की जाती है हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट है
अगर आपकी 500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई की कोई ट्रांसमिशन लाइन आपके लेके जानी है तो उसका स्टैंडर्ड 150 केवी से 220 केवी के बीच में आपको रखना पड़ेगा। यानी क्या होता है कि लाइन की जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ होती है उसका वोल्टेज स्टैंडर्ड भी उतना हाई रखा जाता है। आसमानी बिजली से सुरक्षा के लिए लाइटनिंग अरेस्टर और ग्राउंड वायर प्रयोग की जाती है। लाइटनिंग अरेस्टर पावर हाउस के लिए, ठीक है, और ग्राउंड वायर कहाँ प्रयोग की जाती है? लाइन की सुरक्षा के लिए। ट्रांसफार्मर को फीडर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। यानी जो हमारा फीडर लाइन आती है तो ट्रांसफार्मर क्या है, उसके सीरीज में कनेक्टेड होता है भाई। लाइटनिंग अरेस्टर ट्रांसफार्मर के नजदीक लगाए जाते हैं ताकि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा की जा सके। इंपीडेंस रिले प्रयोग की जाती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए। केबल का सर्ज इंपीडेंस 50 होता है। नेक्स्ट है सॉलिड ग्राउंडिंग का प्रयोग, ठीक है। सॉलिड ग्राउंडिंग कहाँ की जाती है भाई? 660 वोल्ट के लिए क्या की जाती है? सॉलिड ग्राउंडिंग की जाती है। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें जो है नई भी कवर की हैं और इसके साथ साथ जो चीजें हम पहले कवर कर चुके थे, ठीक है, उनको भी हमने डिस्कशन करने की कोशिश करते हुए हमने आज जो हमारा चैप्टर किया है, ठीक है, ये चैप्टर हमारा था ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिटेल थ्योरी के साथ, ठीक है। तो साथियों मेरी सभी साथियों से गुजारिश है कि आप जो है हर चैप्टर को जब तक आप 2 से 3 बार रिवाइज नहीं करोगे तो साथियों जो थ्योरी का सेटअप है वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप क्या करें कि हर चैप्टर को जैसे ही आप बार बार रिपीट करोगे कि आपने किसी चैप्टर को एक बार किया, ठीक है, फिर दूसरी बार किया, फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको सिर्फ 10% ही समझ आए, दूसरी बार करोगे आपको हो सकता है 15 से 20% समझ आए। तो इस प्रकार से जितनी बार आप थ्योरी को रिपीट करोगे उसी प्रकार से थ्योरी में जो है आपका लेवल गेन होता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा। तो साथियों आज के इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।